गुड मॉर्निंग। बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में पेपर फर्स्ट और यूनिट सेकंड में कल अपन पढ़ रहे थे संप्रभुता का सिद्धांत। तो कल जहाँ से अपन छोड़े थे वहीं से आज स्टार्ट करेंगे। तो कल हमने संप्रभुता के सिद्धांत के अंतर्गत अर्थ, परिभाषा और संप्रभुता के विषय में कुछ चीज़ें जानी थी और कुछ उसके आगे आज अपन जानेंगे। तो आज अपन पढ़ेंगे संप्रभुता के विभिन्न प्रकार, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज आप लोग कंफ्यूज मत होइए, संप्रभुता और प्रभुसत्ता दोनों एक चीज है, दोनों एक चीज है, उसमें किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है। कहने में कभी संप्रभुता कहा जाता है, कभी प्रभुसत्ता कहा जाता है, ठीक है। प्रभुसत्ता की विभिन्न प्रकार, ठीक है। क्या क्या विभिन्न प्रकार हैं? तो पहला है नाम मात्र की तथा वास्तविक संप्रभुता, ठीक है, ठीक है ना। आप पहला प्रकार इसमें है, मैं आपको बता दूं, नाम मात्र की या वास्तविक संप्रभुता। अब नाम मात्र की संप्रभुता और वास्तविक संप्रभुता में क्या अंतर है, मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि नाम मात्र और वास्तविक में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो नाम मात्र की जो संप्रभुता है वह है, जैसे आप देखिए कि भारत में संसदीय व्यवस्था है, संसदीय और दलीय व्यवस्था है और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, ठीक है, दो बड़े पद हैं, ठीक है ना। तो सर्वोच्च पद की बात जहां आएगी, सर्वोच्च पद की बात आएगी तो वह पद कौन सा है? राष्ट्रपति पद है, ठीक है। लेकिन सर्वोच्च शक्ति की बात आएगी तो वो कौन, सर्वोच्च शक्ति वाला पद कौन सा है? प्रधानमंत्री का है, ठीक है ना। तो यहाँ पे नाम मात्र का जो संप्रभुता देखने को मिलती है वह राष्ट्रपति में मिलती है, ठीक है ना। अब वास्तविक संप्रभुता जो देखने को मिलती है वह प्रधानमंत्री में मिलती है, ठीक है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला? इससे निष्कर्ष यह निकला कि राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक होता है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक एवं समस्त शक्तियों से परिपूर्ण होता है। प्रधानमंत्री काफी जो है तो शक्तिशाली माना जाता है भारतीय जो सिस्टम है, भारतीय जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके अंतर्गत, ठीक है। दूसरा है वैध तथा यथार्थ संप्रभुता, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें बताई गई है वैध तथा यथार्थ संप्रभुता के अंतर्गत? वैध तथा यथार्थ संप्रभुता का मतलब यह है कि जो गवर्निंग बॉडी, जो चुने हुए लोग हैं, जो संसद की शपथ लेते हैं, संविधान की शपथ लेकर पार्लियामेंट में जाते हैं, वही वैलिड है और उन्हीं के पास यथार्थ संप्रभुता रहती है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल यह हो सकता है कि मान लीजिए कि किसी कोई एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चुन करके संसद पहुंचता है और वह संसद पहुंचने के बाद उसको कैबिनेट में ले लिया जाता है, कैबिनेट में जगह मिल जाती है और मंत्री पद की वह शपथ ले लेता है। संविधान को साक्षी मानकर मंत्री पद की शपथ ले लेता है, तो वो क्या कहलाएगा? फिर उसके पास यथार्थ एवं वास्तविक संप्रभुता पहुंचती है, ठीक है। यानी कि उसको एक लाइसेंस मिल जाता है, एक वास्तविक जो है तो उसको सपोर्ट मिल जाता है, वास्तविक सपोर्ट मिल जाता है कि वह किसी भी प्रकार का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है, क्योंकि उस समस्त शक्तियां उसको शपथ के बाद ही उसको प्राप्त हो जाती है, ठीक है। अगला है कानूनी तथा राजनीतिक प्रभुसत्ता। अब कानूनी तथा राजनीतिक प्रभुसत्ता से क्या तात्पर्य है? दो पार्ट है, अपने यहाँ जो व्यवस्था है वो दो पार्ट में है। एक तो राजनीतिक हो गया, पॉलिटिकल हो गया, और दूसरा है कानूनी, जिसमें जो लॉ, नियमावली, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिला न्यायालय, ठीक है ना, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, जितने भी न्यायालय हैं, जितने भी जो तो कोर्ट हैं, वो कौन सी कैसी व्यवस्था के अंतर्गत आती है? वो कानूनी व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। उनके पास भी प्रभुसत्ता है, उनके पास भी ताकत है, शक्तियां हैं, संवैधानिक शक्तियां हैं। लेकिन उसके अलावा राजनीतिक
संप्रभुता से क्या तात्पर्य है? तो राजनीतिक संप्रभुता से तात्पर्य है कि जो पब्लिक के द्वारा, चुनाव के द्वारा जो चुन लिए जाते हैं और वह भी गवर्निंग बॉडी हो जाते हैं और ऐसी जगह पहुंच जाते हैं कि जहां से वो प्रशासनिक सेवा में आ जाते हैं, ठीक है ना, शासन वाली व्यवस्था में आ जाते हैं और उनके पास प्रभुसत्ता पहुंच जाती है, ठीक है। तो कानूनी तथा राजनीतिक प्रभुसत्ता हो गई, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है अब प्रभुसत्ता के जो है तो कानूनी और राजनीतिक प्रभुसत्ता में अंतर, कानूनी और राजनीतिक प्रभुसत्ता में अंतर, कानूनी और राजनीतिक प्रभुसत्ता में अंतर। कानूनी और राजनीतिक प्रभुसत्ता यानी कि दो चीजें, जैसा कि इससे पहले आपने पढ़ा था, कानूनी और राजनीतिक, ठीक है ना, प्रभुसत्ता दोनों के पास है। प्रभुसत्ता यानी कि प्रभुसत्ता का सिर्फ सीधा अर्थ तो आप समझे ही हैं कि शक्ति से मतलब है, पावर से मतलब है। तो पावर दोनों के पास है, कानून के पास भी अपनी क्षमता और अपनी शक्ति है और राजनीतिक संप्रभुता के पास भी अपनी शक्तियां और अपनी शक्ति है, ठीक है ना। तो इसमें अंतर क्या है कि कानूनी में किसको डाला जाए और राजनीतिक में इसमें अंतर क्या है, ये देख लेते हैं। तो इसमें है कानूनी प्रभुसत्ता संगठित और स्पष्ट निश्चित होती है, जबकि राजनीतिक प्रभुसत्ता असंगठित और अस्पष्ट और अनिश्चित होती है। अब देखिए, कानूनी संप्रभुता निश्चित और स्पष्ट है, निश्चित और स्पष्ट है। जैसे किसी भी कर्मचारी अधिकारी को ले लीजिए, तो जिस पोस्ट पर है वो यथार्थ है, निश्चित है, लेकिन राजनीतिक शक्तियां यथार्थ और निश्चित नहीं होती है। उस राजनीतिक शक्तियों में क्या है, अनिश्चितता बनी रहती है। उसकी वजह यह है कि राजनीतिक शक्तियों का कार्यकाल सीमित है। जैसे 5 वर्ष का किसी का कार्यकाल है, 5 वर्ष के बाद उसकी सत्ता हट गई तो उसकी शक्तियां, संप्रभुता, प्रभुसत्ता सब खत्म। लेकिन कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है, कोई हाई कोर्ट का जज है, कोई आयुक्त है, कोई कलेक्टर है, कोई एसपी है, तो उसके पास जब तक वो रिटायरमेंट नहीं होगा, एक लंबे टाइम तक वह जो है तो अपनी सेवा देगा, ठीक है। कानूनी प्रभुसत्ता एक व्यक्ति अथवा व्यक्ति के समूह में निहित होती है, परंतु राजनीतिक प्रभुसत्ता समस्त जनता में निहित होती है। कानूनी प्रभुसत्ता एक व्यक्ति पे निहित होती है। जैसे कलेक्टर एक बॉडी होता है, एक व्यक्ति होता है जो कानून का पालन करते हुए कार्य करता है, एक व्यक्ति पर निहित होती है। जबकि राजनीतिक प्रभुसत्ता जनता में निहित होती है। इसका क्या अर्थ है? तो राजनीतिक प्रभुसत्ता जनता में निहित होती है, इसका सीधा अर्थ यह होता है क्योंकि कोई भी चुना गया व्यक्ति लोगों द्वारा चुना जाता है। बहुत सारे पब्लिक के वोट से वो आगे आता है, तो अतः वह जनता का व्यक्ति कहलाता है। जनता के बीच से चुना गया व्यक्ति, जनता के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति, वह जनता ही एक तरह से कहा जाता है कि जनता का शासन, ठीक है। जबकि कानूनी वाला एक व्यक्ति होता है और राजनीतिक वाला कई व्यक्तियों से मिलकर एक होता, वो भी एक ही व्यक्ति है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे लोगों का जो है तो सपोर्ट माना जाता है, ठीक है। इस तरह से जो है तो माना जाता है। अब बात आती है प्रभुसत्ता का निवास स्थान, यानी कि प्रभुसत्ता कहां मिलती है, प्रभुसत्ता का निवास स्थान। प्रभुसत्ता का निवास स्थान यानी कि हम प्रभुसत्ता की तो बात कर रहे हैं, लेकिन प्रभुसत्ता पाई कहां जाती है, इसका निवास स्थान क्या है, और अगर हम प्रभुसत्ता का उदाहरण लेना चाहें तो हम कहां से ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें चीजें बताई गई हैं कुछ, जैसे प्रभुसत्ता का निवास स्थान सम्राट में है। सम्राट, अब सम्राट का मतलब क्या है? सम्राट का मतलब क्या है? यानी कि किंग, राजा, ठीक है। राजतंत्र में राजा और प्रजातंत्र में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री इत्यादि, ठीक है। तो जिनके पास शक्तियां हों और उन शक्तियों के उपयोग के लिए वह स्वतंत्र हो, शक्ति तो है
और उनका यूज करें, उपयोग करें, ठीक है ना, उन शक्तियों का प्रयोग करें। इसके लिए स्वतंत्रता ही प्रभुसत्ता मानी जाएगी। तो सबसे पहली कहाँ बताई गई है? सम्राट में बताई गई है। फ्रांस का निरंकुश सम्राट लुई 14वां कहता था कि मैं ही राज्य हूं, मैं की सम्राट हूं, ठीक है ना, यानी कि राज्य ही सम्राट का की उपाधि राज्य को ही मिली है, जिसमें से फ्रांस के निरंकुश, जिसके पास अंकुश नहीं था, फ्रांस का जो राजा था लुई 14वां, यानी कि लुई वंश के 14वें पीढ़ी का वह व्यक्ति था, तो उसके अनुसार सम्राट में माना गया। दूसरा, परंतु राजनीतिक विद्रोह और प्रजातंत्र के उदय से, राजनीतिक विद्रोह और प्रजातंत्र के उदय से इस सिद्धांत को धक्का लगा। अब प्रभुसत्ता का सम्राट नहीं बल्कि राज्य का लक्षण माना जाता है, यानी कि वर्तमान समय में प्रभुसत्ता किसी सम्राट में ना होकर के राज्य में मानी जाती है, देश में मानी जाती है कि देश में प्रभुसत्ता है, किसी व्यक्ति और सम्राट में नहीं है, ठीक है। अगला है प्रभुसत्ता का निवास जनता में। प्रभुसत्ता का निवास जनता में, यानी कि जनता में प्रभुसत्ता का निवास माना जाता है, ठीक है ना। कैसे जनता का प्रभुसत्ता में निवास माना जाता है? तो इसका एग्जाम्पल यह है कि कोई सरकारी तंत्र में कोई भी व्यक्ति पहुंचता है, राजनीतिक क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति पहुंचता है, जैसे मैं एग्जाम्पल बता दूं, कोई मुख्यमंत्री हुआ, प्रधानमंत्री हुआ, ठीक है ना, कोई लीडर हुआ, ठीक है ना, कोई सामाजिक कार्यकर्ता हुआ, जो भी पहुंचता है वो जनता के सपोर्ट से पहुंचता है, जनता के मत से पहुंचता है, क्योंकि वोटिंग सिस्टम, मताधिकार का प्रयोग करके जो है तो व्यक्ति को चुना जाता है, अतः जनता ही एक तरह से शासन चलाती है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। साधारणतः जनता को संप्रभु कैसे कहा जाए, क्योंकि वह तो असंगठित है। मतदाताओं को भी संप्रभु कहना ठीक नहीं है, क्योंकि उनकी जनसंख्या समस्त छोटा सा भाग होता है, ठीक है ना। कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति को संप्रभु, लोगों को संप्रभु नहीं कहा जा सकता, लोगों द्वारा चुने गए व्यक्ति को कहा जा सकता है, पर किसी एक, बहुत सारे लोगों को संप्रभुता या संप्रभु शक्तियां उसके पास है, ऐसा कहना उचित नहीं, ठीक है। अगला बताया गया है प्रभुसत्ता का निवास संविधान सभा में। प्रभुसत्ता का निवास कहां पाया जाता है? संविधान में, संविधान सभाओं में, ऐसा बताया गया है, ठीक है। गैटिल ने लिखा है कि संविधान राज्य का सर्वोपरि कानून होता है, यह नियमों का यह समूह सरकार के ढांचों की उत्पत्ति करता है। यानी गैटिल ने क्या बताया है कि संविधान नियमों और कायदों का एक ग्रुप है, एक समूह है, और समस्त नियम व कायदे संविधान में समाहित होते हैं, अतः संविधान ही सबसे बड़ा जो है तो संप्रभुता का केंद्र है, संप्रभुता का पाया जाने वाला जो है तो स्थान संविधान को कहा जा सकता है, ऐसा गैटिल मानते हैं, ठीक है। परंतु इस सिद्धांत में भी दो कमियां हैं। क्या क्या कमियां हैं? संविधान का संशोधन करने वाली सभा निरंतर कार्य नहीं करती है, यानी कि जब संविधान का संशोधन किया जाता है वह सभाएं रेगुलर बेस पर काम नहीं करती हैं। यदि ब्रिटेन की संसद को थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि वह स्थायी सभा है, परंतु अमेरिका तथा अन्य बहुत से देशों के साथ यह बात लागू नहीं होती है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि किसी भी देश में संवैधानिक जो स्ट्रक्चर है, जो संविधान का ढांचा है, वह समान नहीं है, वह समान नहीं है, अतः इसकी परिभाषा या इसका उदाहरण देना ठीक नहीं है। जहां जैसी व्यवस्था है वहां वैसा संप्रभुता का जो है तो संप्रभुता देखने को मिलती है, ठीक है। अगला है संप्रभुता का निवास विधानमंडल में। आधुनिक विचारों के अनुसार प्रभुसत्ता विधानमंडल में निवास करती है। विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त पुनः कार्यपालिका व न्यायपालिका उसी इच्छा को क्रियान्वित करते हैं। विधानमंडल का मतलब यह है कि जो नियमावली है, जो नियम कायदे बनाते हैं, ठीक है ना, जो विधायिका है, ठीक है ना, जो व्यवस्थापिका एवं विधायिका है, वहां संप्रभुता के सिद्धांत अथवा संप्रभु शक्तियों को देखा जा सकता है, ठीक है। परंतु यह भी पूर्णतः ठीक नहीं है, इसका भी विरोध हुआ, इसकी भी आलोचना हुई है। यह कैसे ठीक नहीं है? विधानमंडल की शक्तियां सीमित होती हैं। विधि निर्माण के समय जनता के रीति रिवाज, धर्म, जनपद व स्वयं संविधान आदि विधानमंडल को ध्यान में रखकर किया जाता है। यानी कि विधानमंडल की जो शक्तियां हैं वह सीमित है, ठीक है ना, उनका दायरा एक लिमिट के अंदर है, जिसके कारण उनको पूर्ण रूपेण संप्रभु नहीं कहा जा सकता, ऐसा है।
अगला है प्रभुसत्ता राज्य के कानून बनाने वाली सभी संस्थाओं में निहित है। प्रभुसत्ता राज्य के कानून बनाने वाली सभी संस्थाओं, अब देखिए जो राज्य सभाएं हैं, जो विधानसभाएं हैं, विधानसभाओं में भी संप्रभुता देखने को मिलती है और प्रभुसत्ता वहां, प्रभुसत्ता के बहुत सारे उदाहरण मिल सकते हैं, जैसे विधानमंडल, स्थानीय, राजकीय और राष्ट्रीय न्यायालय। न्यायालय क्या, उस समय जब वे कानून बनाते हैं, और कार्यपालिका पदाधिकारी उस समय अध्यादेश उद्घोषणाएं करके कानून बनाते हैं। निर्वाचक मंडल उस समय जब जनमत संग्रह करने के द्वारा अपनी सत्ता का प्रयोग करते हैं। यानी क्या क्या बताया गया संप्रभुता की जगह, विधानमंडल, न्यायालय, कार्यपालिका, सम्मेलन आदि सभाएं, निर्वाचक मंडल, यानी 4 प्रकार की ऐसी जगह भी हैं, अन्य जगह हैं जहां पे संप्रभुता पाई जाती है। लेकिन एक चीज और है कि संप्रभुता का वास्तविक शासक अज्ञात है। संप्रभुता का वास्तविक शासक अज्ञात है। कौन, किसे माना जाए कि जो है तो सबसे संप्रभु है? तो वहां पर हेनरी मैन एक ऐसे विद्वान थे जिन्होंने इस विषय में लिखा है, वो आपको बता देते हैं, ठीक है ना। हाँ, पूर्वी साम्राज्यों में भी निरंकुश सम्राटों की इच्छा सर्वोपरि नहीं थी। सामाजिक रीति रिवाजों की अवहेलना करने का साहस उनमें भी नहीं था। पंजाब के निरंकुश सम्राट रणजीत सिंह की आशाएं तत्कालीन परंपराओं से मर्यादित थी, ठीक है ना। अमेरिका संविधान में वास्तविक प्रधान प्रभु को निश्चित करना कठिन है। दूसरे संघीय विषयों में भी ऐसा कहा गया है, ठीक है ना। समाज के वास्तविक शासक अभी भी खोजने को बचे हुए हैं। यानी कि जैसे अमेरिका में भगवान को संप्रभु माना गया है कि सबसे ऊपर भगवान है, ठीक है ना। अन्य देशों में, किसी देश में प्रधानमंत्री को संप्रभु माना गया है, किसी देश में राष्ट्रपति को संप्रभु माना गया है, ठीक है ना। किसी देश में सेना को, आर्मी को संप्रभु माना गया है। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि विभिन्न देशों में विभिन्नताएं हैं। उन विभिन्नताओं की वजह से संप्रभुता जो है तो असली संप्रभुता की कौन सी जगह है, यह कह पाना थोड़ा सा कठिन है, ठीक है। तो यहाँ पर कई देश हैं, दुनिया में बहुत सारे देश हैं, और हर देश का अपना एक संविधान है और संप्रभुता का सिद्धांत हर देश का अपना है। तो वहां पर एक मत का एक हो जाना थोड़ा सा कठिन है, ठीक है। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो यहाँ पे राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक है, जबकि सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से बड़ा कोई देश में पद नहीं है, लेकिन शक्तियां प्रधानमंत्री के पास सारी है। मंत्रिमंडल का गठन प्रधानमंत्री करता है और प्रधानमंत्री समस्त प्रकार के निर्णयों के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। उसी तरह से अगर राज्य की बात आती है तो सर्वोच्च पद राज्यपाल का होता है। किसी स्टेट की बात आएगी तो सर्वोच्च पद राज्यपाल का है, जबकि समस्त शक्तियां मुख्यमंत्री के पास है। तो ये चीजें क्या है कि विभिन्नताएं हैं। विद्वानों में एक मत नहीं है, सारे विद्वान अपने अपने हिसाब से सभी विद्वानों ने परिभाषा दी है। इसमें से सटीक परिभाषा यही है कि आप किसी भी देश की संप्रभुता उस देश के संविधान में नहीं थी। सबसे बड़ा कार्य यही है, सबसे बड़ी बात यही है कि किसी देश की संप्रभुता या प्रभुसत्ता उस देश के संवैधानिक नियमावली पे, संविधान में, संवैधानिक स्ट्रक्चर ढांचे पर निर्भर करती है, ठीक है। तो आज के लिए यही चीजें आप देख लीजिए, और किसी को कोई प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो तो आप कांटेक्ट करिए हमसे। थैंक यू।